मॉक टेस्ट शुरू हुए। मॉक टेस्ट में एक ट्रेंड सा बन गया था कि मेरा हर मॉक टेस्ट पिछले मॉक टेस्ट से तो बुरा ही जाएगा। लेक्चर अटेंड करते वक्त भी कंसंट्रेशन नहीं है, पूरा तहस-नहस हो चुका था। शेड्यूल कुछ नहीं था, मुझे ब्रीदिंग में इश्यूज़ आने लगे एंड आई वाज़ नॉट एबल टू गैस्प फॉर एयर। पापा आईसीयू में एडमिट हैं और उनको डेंगू फीवर है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो इफ़ेक्ट ना हो। मेरे लिए अपनी हेल्थ को दाँव पे लगा दिया और मैं बहुत गुस्सा था और मैंने यही बोला कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंदित श्रीवास्तव और मैं हैदराबाद से हूँ। मैं अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। मैं अपने 3rd ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मेरी कहानी बाकी कहानियों जैसी नहीं है कि मैंने अपना सारा जी-जान एक जगह लगा दिया और मेरी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली मेरी कहानी थोड़ी अलग है। इनफैक्ट मैंने उतना जी-जान नहीं लगाया है और मेरे आस-पास जो लोग थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत मशक्कत करी है। फाइनल डे पे कुछ ऐसा होने वाला था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरी 4 साल की मेहनत एक रात की वजह से ऑलमोस्ट मेरे हाथों से जाने वाली थी। मैं बताता हूँ क्या हुआ। उस रात, फाइनल रात, जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, मेरा प्लान था कि मैं अपना 3rd स्टेज ऑफ रिविज़न करूँगा व्हिच इज़ बेसिकली जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मैंने वो किया और फिर मेरा प्लान था कि 8 बजे सो जाऊँगा। अब समझिए, ये था कोविड का दौर। कोई 8 बजे नहीं सोता था। मैं तो 1 साल से 8 बजे नहीं सोया था। एट बेस्ट मैं 11 या 12 बजे सोया होऊँगा। इस दिन मेरा प्लान था 8 बजे सोऊँगा, अगले दिन 6 बजे उठूँगा, जिससे वहाँ जाके मैं अपने फुल पोटेंशियल में हूँ, फुल एनर्जी में हूँ, वहाँ जाके अपना बेस्ट दूँगा और उसको के बाद घर आके सो जाऊँगा या एकदम बाहर खेलने चले जाऊँगा या फिर गाना बजाऊँगा, वीडियो एडिट करूँगा, जो भी करूँगा, वो भगवान ही जानता है। ये मेरा प्लान था। मैं 8 बजे सोने के लिए लेटा और मुझे नींद नहीं आई। पहले मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि कल फाइनल मेरा डे है। मैं सोचते जा रहा था, कल क्या होगा? कल मैं जाऊँगा बैठूँगा। ये सब मैंने सोचा, 1-2 घंटे बीत गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसीलिए तो 10 घंटे की स्लीप का प्लान था। अब मैं सो जाऊँगा, 8 घंटे बाद उठूँगा और फुल एनर्जी में पेपर देने जाऊँगा। 3 बज गए और मुझे अभी तक नींद नहीं आई और बीच में मेरी मम्मी भी आई रूम में। उन्होंने देखा कि मैं सोया नहीं हूँ, तो उन्होंने पूछा, "क्या हो गया? सब सही है?" मैंने बोला, "हाँ, सब सही है, बस नींद नहीं आ रही है।" मुझे एंग्ज़ायटी होने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे ब्रीथिंग में इश्यूज़ आने लगे एंड आई वाज़ नॉट एबल टू गैस्प फॉर एयर। और तब मेरे पूरी फैमिली ही आ गई और मेरे साइड में बैठ के वो मुझे पानी-वानी पिला रहे थे और मैं बहुत तेज़-तेज़ ब्रीथिंग कर रहा था और ये मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मेरा बीपी-वीपी ले रहे थे। तो मैं फिर उठ के इन अ रिफ्लेक्स मैं बालकनी में गया। बालकनी में जाके बहुत तेज़-तेज़ मैं साँस लिया कि भैया किसी तरह ये काम डाउन हो, बट वो काम डाउन नहीं हो रहा था। और फिर वापस मैं बेडरूम में आया, पानी पिया, कुछ नहीं हो रहा था। तब मेरी मम्मी आई और उन्होंने मुझे एक दवाई दी और उन्होंने बोला कि इसको खा लो, ये स्लीपिंग पिल है, इससे तुम्हें नींद आ जाएगी। और मैंने खा लिया और मैं सो गया और अगले दिन 2 घंटे की नींद पे उठा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 8 घंटे सोया हूँ। उस दिन क्या हुआ कि मेरे पापा को मुझे छोड़ने जाना था और कुछ दिनों से मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। इससे पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप ठीक हैं, क्या हो गया? पहला तो यही डाउट था, आपको कोविड तो नहीं है? कोविड नहीं था, बट थोड़े वीक चल रहे थे। मैंने पूछा, "आप ठीक हैं? आप ले जा पाएँगे?" उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, एकदम सही हैं, तुम्हें ले ले जाएँगे। तुमने एग्ज़ैक्टली जो बोला है कि तुम्हें वहाँ छोड़ा जाएगा।" उस समय एक केक आता था, तो केक ऑर्डर करते थे हमेशा एग्ज़ाम से पहले। जाते वक़्त केक और बीच में लंच ब्रेक में भी मैं खाने के साथ वो केक खाता था और फिर एग्ज़ाम देने जाता था। समहाउ इट यूज्ड टू काम मी डाउन। तो वो केक भी मँगवा लिया, वो लेके जाएँगे। लंच ब्रेक में फिर से आएँगे, तुम कार में एसी में आराम से बैठ के खाना खाना और फिर देने जाना और सब सब सही है, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। ये थोड़ा बहुत मुझे ज़ुकाम, सर्दी, खाँसी ऐसी कुछ है। और मैंने मान लिया। तो पापा मुझे छोड़ने गए और मैं गया, एग्ज़ाम दिया। पहली बार डिस्पाइट ऑल दिस अ, एंग्ज़ायटी एंड नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, मुझे ना नींद आई एग्ज़ाम में, ना ही मैं ईगो में था कि अरे! ये सब तो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं, ना ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे लगातार मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं। मैं रियल था। आई टूक द पेपर फॉर व्हाट इट वाज़ एंड आई सॉल्व्ड एवरी क्वेश्चन दैट आई कुड एंड देन व्हेन आई हैड टाइम
I went for the questions that were a little tough, and trust me, I did solve them. So I was honestly surprised कि मैं वो questions कर पा रहा हूँ जो मैं otherwise नहीं कर पाता, simply because मैं एक calm neutral state of mind में हूँ। और तब मुझे realize हुआ कि यार अगर मैं ऐसे अपने सारे कोचिंग सेंटर के एग्जाम देता तो लाइफ कितनी आसान होती। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, मेरे दोनों एग्जाम मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे दिए और मैं निकल के आया। मेरे पापा का टेक्स्ट आया कि हम तुम्हें लेने नहीं आ पाएँगे, तुम ऑटो से आ जाओ। पापा को थोड़ा डॉक्टर के पास ले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम घर में आओ, रुको और हम लोग शाम तक आ जाएँगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो हो गया है जेईई, अब तो मैं फ्री हूँ, मैं आराम से आ जाऊँगा। जब मैं घर आया तो मम्मी-पापा नहीं थे। मैंने कॉल किया, क्या हुआ? उन्होंने बोला पापा एडमिट हो गए हैं, बट चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में उनको छोड़ देंगे, तुम वहीं रहो। फिर जाके धीरे-धीरे मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची कि सच क्या था। डेंगू फ़ीवर है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। और हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो इफ़ेक्ट ना हो। तुम नेगेटिविटी में ना चले जाओ और तुम अपना एग्ज़ाम न्यूट्रल काम माइंड से दो। और उसके बाद भी हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि हम तुम्हारी एग्ज़ाम खत्म होने की खुशी रुइन नहीं करना चाहते थे। और फिर उन्होंने ये बोला कि तुम चिंता मत करो, जिस तरह हमने तुम्हारी नींद ना आने की प्रॉब्लम को हैंडल किया, वैसे ही मम्मा अकेले तुम्हारे पापा की बीमारी भी हैंडल कर लेगी। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने ये बोला कि वो स्लीपिंग पिल नहीं थी, वो बस ऐसे ही एक रैंडम सर्दी-ज़ुकाम की गोली थी और तुम्हें प्लेसिबो दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था तुम मान लोगे और तुम सो जाओगे। और तब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे कि पहली बात मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैं जेईई देने वाला लड़का हूँ और मैं अपने आप को स्मार्ट समझता हूँ और किसी ने मुझे इतने आसानी से बेवकूफ़ बना दिया, मेरे ही भले के लिए, और वो थी मेरी खुद की माँ। तो पहली बात तो आप जितने भी बड़े आईआईटीएन हो, इट डज़ नॉट मैटर, आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा ही स्मार्ट होंगी। दूसरी चीज़, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भनक नहीं लगने दी कि मेरे पापा को इतनी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। ना सिर्फ़ मेरे एग्ज़ाम से पहले, बट मेरे एग्ज़ाम के बाद भी। उनको सिर्फ़ मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं करना था, उनको मेरी ही खुशी से भी मतलब है कि आफ्टर एग्ज़ाम मैं खुश भी रहूँ, मैं अपनी एन्जॉयमेंट पे कोई बोझ लेके ना चलूँ। आई शुड एन्जॉय माय टाइम आफ्टर दिस 4 ईयर ऑफ ग्राइंड। और उस समय मैंने ये बात समझी नहीं, पर अभी मुझे समझ आ रही है कि मेरा एग्ज़ाम सिर्फ़ इस वजह से अच्छा गया था कि मैं एक काम स्टेट ऑफ माइंड में था। और वो स्टेट ऑफ माइंड शायद ना रहती अगर मुझे पता होता कि पापा सीवियरली एडमिट हैं, क्योंकि उस समय वो आईसीयू में थे और उनका प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे गिर चुका था। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया था जस्ट सो दैट मेरे पापा को आईसीयू में रख सकें। और ये बात भी मुझ तक नहीं पहुँची थी उस समय। और मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहले मेरे साथ नहीं हुआ था कि किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस या इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस भी क्या बोलें, ये तो मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी कि किसी ने मेरे लिए अपनी हेल्थ को दाँव पे लगा दिया। और मैं बहुत गुस्सा था और मैंने यही बोला कि आपने बताया क्यों नहीं? बट अब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं आईआईटी में हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पापा ने वो कदम उठाया और मेरी मम्मी ने वो कदम उठाया और किसी ने मुझे कुछ पता नहीं लगने दिया। मैं अभी भी ये नहीं मानता हूँ कि जो उन्होंने किया बहुत सही था, उन्हें शायद मुझे बता देना चाहिए था, बट मैं ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ वो उसी की वजह से है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू पापा-मम्मा। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग थाउज़ेंड्स, आई गॉट हाल्फ ऑफ दैट, आई गॉट 500, आई गॉट सेलेक्टेड इंटू आईआईटी दिल्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई कुडन्ट हैव आस्क्ड फॉर मोर। बहुत छोटी उम्र में मेरे दिमाग में भरा गया कि जो दिमाग से उत्पन्न होने वाली कलाएँ हैं, मैं पढ़ाई को एक कला मानता हूँ। मैथमेटिक्स स्पेशली आई कंसिडर इट टू बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट। और जो मैथमेटिशियंस होंगे, वो एग्री करेंगे कि मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट आर्ट। मैंने जेईई तो क्रैक किया है, पर उसके साथ-साथ मैंने बहुत कुछ भी किया है और अब भी कोशिश करता हूँ कि कॉलेज में आने के बाद भी उसको जारी रखूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री क्या होता है। मेरे पापा ने मुझे 5 साल की उम्र में
आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ा दिया था। मेरा सारा टाइम या तो पढ़ने में जाता था या तो म्यूज़िक में जाता था, और पढ़ने में भी कम ही ज जाता था। मेरा ज़्यादा टाइम सोचने में और म्यूज़िक में जाता था, और एग्ज़ाम से पहले मैं कभी-कभी पढ़ लेता था। स्कूल तक तो एग्ज़ाम्स हो जाते थे। फिर मुझे कोचिंग में डाला गया। उस पॉइंट तक तो मुझे साइंस-वाइंस बहुत पसंद थी, और लेकिन जब मैं अपने कोचिंग सेंटर पहुँचा, वहाँ पे मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ़ लास्ट बैच में था। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि यार, मैं तो टॉपर हुआ करता था अपने स्कूल का भी, और इससे पहले अपने कोचिंग सेंटर का भी, और अब मुझे सिटी वाइज़ इस संगठन में लाया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जेईई में बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट बैच में कैसे नहीं हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं पढ़ता रहा। मेरा मेथड वही रहा कि समझ में नहीं आ रहा है तो समझो, प्रश्न पूछ रहे हो तो पूछो, आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर से प्रश्न पूछो। और ये कई बार टीचर्स को अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे कई बार मुझे रेफ़र कर दिया जाता था कि बाद में तुम पूछो मुझसे आके अकेले में। बट एनीवेज़ ये चलता रहा, और फिर आया रीशफ़लिंग टेस्ट, और रीशफ़लिंग टेस्ट के बाद मुझे प्रमोट कर दिया गया वापस से फर्स्ट बैच में। तो इस पॉइंट तक मेरा ईगो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। उस टेस्ट में मेरी 3rd रैंक आई थी। तो मुझे लगा कि यार, मैं अपने पूरे शहर में आउट ऑफ ऑल कोचिंग सेंटर्स बेस्ट कोचिंग सेंटर में हूँ, और वहाँ पे मैं टॉप बैच के 3rd रैंकर पोज़ीशन में हूँ। तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? मैं क्लास अटेंड करूँगा, और जितना समझ में आया उसी के बेसिस में मैं अब से सारे टेस्ट दूँगा। बट मैं देख रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है। मेरी रैंक पहले 3rd थी, फिर मेरी रैंक हुई 7th, फिर मेरी रैंक 9th हुई, फिर डबल डिजिट में आने लगी 16, फिर 20 में चली गई, 30 में जाने लगी। बाय द एंड ऑफ 11th मेरी रैंक इतनी नीचे आ गई थी कि जो 2 शीट्स होती थी हमारी, तो हमारे कोचिंग सेंटर में 2 रैंक शीट्स होती थी, शीट 1, शीट 2, 90 लोगों के आस-पास थे। तो पहले 45 लोग फर्स्ट शीट में आते थे, और बाकी के 45 लोग लास्ट की शीट में आते थे। तो ये एक अनकहा-सा डिवाइड था कि शीट 1 में ही रहना है। मैं शीट 1 से शीट 2 में प्रमोट या डिमोट, आप जो कहना चाहें, हो चुका था, और जिस दिन मैं देखा कि मेरा नाम अब शीट 2 के टॉप पे आने लगा है, तब मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब मैंने थोड़ा रिफ्लेक्ट किया कि ऐसा क्या चेंज हो गया है कि मैं अपने पिछले कोचिंग सेंटर में हमेशा टॉप में रहता था, टॉप 1 या 2, और अब जाके मैं टॉप 1 या 2 शीट्स में भी रहूँगा कि नहीं, मुझे इसका डाउट होने लगा है। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और जब मैं 9th और 10th में था, तो पढ़ने के साथ मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि तब टॉपिक्स कम थे और टीचर्स क्लास में ही प्रैक्टिस कराते थे। अब जब आप 11th में आ गए हो, 12th में आ गए हो, आपके टॉपिक्स बढ़ गए हैं, उनका स्कोप बढ़ गया है, और आपकी सारी प्रैक्टिस क्लास में नहीं करा सकते। अब आपको वर्कबुक सॉल्व करनी है, अब आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मैं नहीं कर रहा था। क्योंकि मेरे मन में ईगो था कि क्लास में तो पढ़ा रहे हैं, क्लास में पूरा डेरिवेशन कराया गया है। अगर मैं डेरिवेशन समझ के खुद से क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसा जेईई एस्पिरेंट हुआ? अब अभी सुनने में ये मुझे बहुत फ़नी लगता है, बट उस समय बहुत लॉजिकल लगता था, और इस ट्रैप में मैं फँसता जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ एग्ज़ाम्स पढ़ के देते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स थोड़ी सॉल्विंग करके देते हैं, और जब भी मैं वो एग्ज़ाम्स देता था, मेरी थोड़ी रैंक बेटर आती थी। पर अभी एक दिक्कत आ गई थी, मुझे सब्जेक्ट इतना पसंद था, थ्योरी इतनी पसंद थी कि मैं थ्योरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं उस पॉइंट पे एक ऐसे पड़ाव में था जहाँ पे मुझसे पढ़ने से तो सब हो जाता था, पढ़ाई मैं कर लेता था, बट अप्लाई नहीं कर पाता था, और कर भी पाता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था। इस चीज़ को सॉल्व करना मुझे नहीं आ पाया 11th के एंड तक, और तब आ गया कोविड। कोविड आने के बाद हमारी क्लासेस भी नष्ट हो गईं। अब हमारी क्लासेस होती थी स्क्रीन पे, जहाँ पे टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है ये भी समझ में नहीं आता था, क्या पता कोई और ही टीचर पढ़ा रहा हो। ना हाथ दिखता था, ना आवाज़ ढंग से सुनाई देती थी। ईयरफ़ोन्स के थ्रू आप सुन रहे हैं, और कोई टाइम भी नहीं है। जब चाहें तब सो रहे हैं, जब चाहें तब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। लेक्चर अटेंड करते वक़्त भी कंसंट्रेशन नहीं है। पूरा तहस-नहस हो चुका था, शेड्यूल कुछ नहीं था, और पढ़ाई होती थी लेकिन हो रही है कि नहीं कुछ समझ में नहीं आता था।
टीचर सामने मेरे डेरिवेशन कर रहा है और मुझे वो डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब मुझे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। तो ना मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, ना ही मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी रैंक शीट 2 छोड़ के शीट 3, शीट 4, शीट 5 कब चली गई मुझे कुछ पता नहीं चला। अब 12th में हमारे बाकी सेंटर से भी लोग आ चुके थे, हमारी तादाद बढ़ चुकी थी और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। कई नए कॉम्पिटिटर्स थे जो ना 9th, ना 10th, ना 11th में मेरे साथ रहे। अब 12th में आए हैं, फाइनल ईयर है, इसके बाद जेईई है और मेरी रैंक लगातार गिरती जा रही है। मॉक टेस्ट शुरू हुए, मॉक टेस्ट में एक ट्रेंड सा बन गया था कि मेरा हर मॉक टेस्ट पिछले मॉक टेस्ट से तो बुरा ही जाएगा और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं एक नोशन बना के चलता था कि मैं पढ़ाई करूँगा, फिर प्रैक्टिस कर दूँगा, इसके बाद तो सब हो ही जाना चाहिए। पर जब मैं पढ़ाई करने बैठता था, तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता था। ले दे के एग्ज़ाम की डेट आई, पहला मेंस मैंने दिया। थैंकफुली मैं थोड़ा पढ़ के गया था, तो किसी तरह 99 पॉइंट कुछ नंबर आ गया था मेरा परसेंटाइल, व्हिच मेंट कि मैं एडवांस के लिए तो क्वालीफाई कर चुका हूँ। बट इट वाज़ स्टिल नॉट अ गुड परसेंटाइल इफ आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द टॉप कॉलेजेस इन एनआईटी। मेरे पापा ने बोला कि एक और बार ट्राई करो, नेक्स्ट मेंस में एक गोल मान के चलो 99.9 परसेंटाइल, ये आ गई तो तुम सक्सेसफुल हो इन अ वे, नॉट रियली बट इट्स लाइक अ गोल, इट्स लाइक अ वीडियो गेम कि आपको इस लेवल को पार करना है। गेम मान के चलो तो सब हो जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने एक गोल बना लिया कि हाँ ठीक है 99.9 लाते हैं। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। इस बार मैंने थोड़ा अलग मेथड अपनाया क्योंकि मैं पढ़ने स्टार्ट करता था और फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाता था। मैंने सोचा छोड़ो इसे, पढ़ा नहीं जा रहा है, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड ट्रस्ट मी एक-एक क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने गिन के 20 क्वेश्चन नए टाइप के किए होंगे नेक्स्ट मेंस देने से पहले, बट उसकी वजह से मेरे मार्क्स बढ़ चुके थे, नॉट जस्ट इन मॉक टेस्ट बट इवन इन द एक्चुअल मेंस। मेरा गोल क्लियर हो गया और अब मेरे पास बहुत टाइम था। मेरे पास 2 और मेंस थे, मेरे ईयर में 2 मेंस के बाद और भी 2 मेंस हुए थे, 4 मेंस हुए थे टोटल और मेरे पापा ने बोल दिया कि अब जो नेक्स्ट है वो तुम ऐसी प्रैक्टिस के लिए दो, नाउ प्रिपेयर फॉर एडवांस्ड। अब फिर से दिक्कत आई। मेरा इन अ वे सबकॉन्शियसली वो ईगो वापस आ गया था कि अरे! ये तो मुझसे क्लियर हो गया, तो एडवांस भी हो जाएगा, आराम से पढ़ते हैं। अब तो मेरे पास कितने 2-3 महीने हैं। इस मेन से पहले मेरे पास 15 ही दिन थे इसलिए मुझे मेथड यूज़ करना पड़ा। अब मैं आराम से अपने स्टाइल से पढ़ूँगा। हर एक लाइन पढ़ेंगे उसमें यहाँ-वहाँ साइड ट्रैक्स में जाएँगे, डेरिवेशंस देखेंगे और ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके फाइनल प्रिपरेशन के लिए अच्छी नहीं हैं। मैंने 1-2 महीना वेस्ट करने के बाद ये रियलाइज़ किया कि मुझे वापस अपने ओल्ड मेथड पे जाना होगा। तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस में घुस गया। मैंने प्रैक्टिस करी हर एक क्वेश्चन की, जहाँ पे अटका वापस जाके बुक पढ़ी और वापस ट्राई किया। वापस अगर समझ में आया वापस बुक पढ़ी, वापस ट्राई किया। कई बार मुझे एक ही क्वेश्चन पे ये पूरे दिन करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद ऐसा होता था कि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। और फाइनली एडवांस का टाइम आ गया। अगेन आई हैड ओनली 20 डेज़ ऑफ प्रिपरेशन जस्ट लाइक माय लास्ट मेंस, बट आई न्यू इट वाज़ क्वालिटी प्रिपरेशन एट लीस्ट फॉर माय स्टैंडर्ड्स। तो मैं कॉन्फिडेंट था और मेरा प्लान था कि लास्ट के 1 वीक मैं पहले 3 दिन मॉक टेस्ट दूँगा, लास्ट के 3 दिन रिलैक्स करूँगा क्योंकि मेरे कोचिंग के टीचर्स ने भी यही बोला था एंड आई वुड से आई गॉट इट प्रिटी ईज़िली थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड मैं किसी और को थैंक्स नहीं बोल सकता। लाइक मुझे इस जर्नी पे डालने के लिए भी वही ज़िम्मेदार हैं, उसमें मोटिवेटेड रखने के लिए भी वही ज़िम्मेदार हैं, ये बोलने के लिए भी वही ज़िम्मेदार हैं कि प्रेशर मत लो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं और एंड मोमेंट पे मेरी परफ़ॉर्मेंस, मेरी मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कहानी है जहाँ पे भला मेरा हुआ है बिकॉज़ ऑफ अदर पीपल्स एफर्ट्स एंड द ओनली थिंग आई हैव प्रोवाइडेड इज़ माय इंटरेस्ट एंड माय ब्रेन। तो आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और आप लोग दुनिया के बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हो क्लियरली कि अगर आप आईआईटी में ट्राई कर रहे हैं और आपसे आईआईटी नहीं होता है, जान के रखिए कि कोई है जिसका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में था, आईआईटी में नहीं था और आईआईटी में आने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ
कि एक बहुत सही माइंडसेट था, क्योंकि आईआईटी में कुछ नहीं रखा है। अगर कुछ रखा है तो सब्जेक्ट में रखा है। आपको अगर सच में किसी चीज़ से अटैच होना है, तो आप फिज़िक्स से अटैच होइए, आप मैथ से अटैच होइए, केमिस्ट्री से अटैच होइए। उनसे नहीं होना तो किसी और चीज़ से होइए, बायो से होइए, फ़िल्म मेकिंग से होइए, म्यूज़िक से होइए। बट किसी एक बिल्डिंग से अटैच मत होइए, क्योंकि इस बिल्डिंग को वो पावदान जो देते हैं वो लोग देते हैं, उनका दिमाग देता है, ना कि वो कॉलेज क्या है और उसकी प्रथा क्या रही है। और आपको आईआईटी अगर आप आए, उसका सौभाग्य मिला आपको, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ के लोगों में ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है। दे हैपन टू बी इंटेलिजेंट सिंपली बिकॉज़ द प्रोसेस इज़ सो रिगोरस एंड टफ, एंड ओनली अ हैंडफुल हैपन टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज़ दैट इज़ द ट्रू नेचर ऑफ सक्सेस। जो एंथुसियास्टिक है और जो मेहनत कर रहा है और जो थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो सक्सेसफुल होता है। अगर आप मेहनत करेंगे और एंथुसियाज़्म रखेंगे, तो आप इंटेलिजेंस को ट्रम्प कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हों।